बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि कल का जो हमारा सेशन था ना, वो आप लोग जानते हो कि इंट्रोडक्शन के ऊपर था। और इंट्रोडक्शन के अंदर जस्ट मैंने जो है वो कंसेप्ट क्लियर किया था आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली है क्या, काम कैसे करती है, और इसमें कौन कौन सी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस या कौन कौन सी पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, जिनकी हेल्प से जो है ना हम ट्रेडिंग करते हैं और जिनके बिना हम ट्रेडिंग कर नहीं सकते। ठीक है। डू और डोंट्स भी जो है ना वो उसके अंदर आए थे। थोड़ा बहुत डिस्कस किया था मैंने। बाकी आज का जो टॉपिक है ना वो बेसिकली इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। वो कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं ट्रेडिंग के, जिनको जो है ना वो आज मैं समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों को आप समझ लेते हो ना, समझना मुश्किल नहीं है। सिर्फ उसकी इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आगे जितने भी टॉपिक्स होंगे वो इन पे बेस कर रहे होंगे। और दूसरे नंबर पे, अगर ये चीज़ आपको नहीं पता ना जो आज मैं बताऊंगा, तो फिर आप जितना मर्जी ट्रेडिंग कर लें, आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते। ठीक है। एक होता है कि मैं वैसे ही आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि ये सीखना लाजमी है ताकि आप मेरी आग की क्लास ले लो वगैरह वगैरह, ऐसी बात नहीं है। हकीकत है कि अगर आप जो है वो आज की क्लास को नहीं समझते या आपको समझ नहीं आती, तो इसमें जो है वो फिर आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अगर आप वाकई ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, आप कहते हो कि मैं आगे चल के ट्रेडिंग के थ्रू अर्निंग्स करूं, और हर बंदा ये सोच के आता है कि अर्निंग्स करूं, तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है जो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, मस्ट है समझना। नहीं समझेंगे ना इस चीज़ को, तो मुझे नहीं लगता कि आगे जो है वो कंटिन्यू हो पाएगा। मैं जो है वो स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन जो है वो आपको शो हो रही है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? चैट में बता दें। ओके। ट्रेडिंग टर्मिनल एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स मैंने जैसा कि पहले बताया, डिफाइन किया कि ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि ट्रेडिंग इसी के ऊपर बेस कर रही होती है बेसिकली। जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, मैंने कल आपको इस चीज़ के बारे में बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि ट्रेडिंग बेसिकली बाय और सेल का नाम है। हम्म जहाँ पे एक चीज़ हम खरीदते हैं, दूसरी तरफ कोई उसको बेच रहा होता है, और जहाँ एक चीज़ हम बेचते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे कोई खरीद रहा होता है। जब खरीदार नहीं होंगे तो बेचने का कोई फायदा नहीं है, जब बेचने वाला कोई नहीं होगा तो खरीदने का कोई फायदा नहीं है। ये आप लोग जानते हैं, ये कानून है। अब ट्रेडिंग के अंदर ना हमारे पास दो प्राइजेस होती हैं किसी भी चीज की। चाहे आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप सिल्वर में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप किसी भी करेंसी में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है। हर चीज की एक प्राइस होती है। ठीक है। अब उसके अंदर जो है ना, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम उस चीज को बाय करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, या हम उस चीज को सेल करते हैं। यही दो ऑप्शन होते हैं ना। या तो हमने बाय करना है, बाय करेंगे, उस चीज की प्राइस ऊपर जाएगी हमें फायदा होगा, नीचे आएगी हमें नुकसान होगा। इसी तरह हम सेल करते हैं, सेल करने पे प्राइस नीचे आएगी तो हमें फायदा होगा, ऊपर जाएगी तो हमें नुकसान होगा। ऐसे ही होता है। लेकिन हमें जो ट्रेडिंग के अंदर प्राइस शो हो रही होती है ना, बाय और सेल की, वो बेसिकली एक्चुअल प्राइस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चीज लेने जाते हो मार्केट के अंदर, 10 रुपए की एक चीज है। आप शॉपकीपर को जो है वो 10 रुपए देते हो और बदले में वो आपको चीज दे देता है। हम्म आपने ट्रेडिंग की किस बेस पे की? जस्ट बाय एंड सेल की बेस पे की। कि आपको एक चीज चाहिए थी, आपने डायरेक्ट जो है जो बेचने वाला है उसके साथ राब्ता करके या उसको जाके मिल के उसको आपने पेमेंट दी, उसके बदले में उसने आपको वो चीज दे दी। 10 रुपए की चीज थी, 10 रुपए में ही आपको मिल गई। इस चीज को जो है वो क्या कहते हैं? बाय एंड सेल प्राइस। ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास होती है बिड और आस्क प्राइस। ठीक है। बिड प्राइस क्या होती है, आस्क प्राइस क्या होती है, बताता हूँ। बेसिकली बाय करने को आस्क कहते हैं और सेल करने को बिड कहते हैं। ठीक है। बिड का मतलब होता है सेल करना, आस्क का मतलब होता है बाय करना। लेकिन उस प्राइस पे बाय करना जो प्राइस हमें मिल रही होती है, वो नहीं कि जो उसकी एक्चुअल प्राइस है। समझाता हूँ सादा लफ्जों में। मैंने 10 रुपए की एक चीज बाय करनी थी। ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता मैंने किससे बाय करनी है। हम्म तो मैं क्या करता हूँ, मैं बीच में एक कमीशन एजेंट को ऐड करता हूँ कि आप जो है मुझे फलानी चीज कहीं ना कहीं से बाय करवा के दो। ठीक है। वो बंदा मुझे कहता है कि ठीक है, वो चीज जो 10 रुपए की है वो आपको मिलेगी 11 रुपए की। ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है,
मैं उसको 11 रुपए पे करता हूँ, वो 10 वाली चीज मुझे देता है। क्यों? क्योंकि वो तीसरा बंदा बीच में ऐड हो गया, उसने 1 रुपए अपना कमीशन रखा है। क्योंकि क्योंकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जहां मुझे कोई खरीदार मिल नहीं रहा था, उसने खरीदार ढूंढ के मुझे दिया, उसने बीच में 1 रुपए का कमीशन रखा। ऐसे होता है कि नहीं होता? इसी तरह जब मैंने कोई चीज बेचनी है, ठीक है, मेरी 10 रुपए की चीज है, मैं बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं एक कमीशन एजेंट को बीच में ऐड करता हूँ। वो कहता है कि ये चीज आपकी 9 रुपए की बिकेगी। हम्म। दूसरी तरफ वो उसको भले 11 की बेचे, 12 की बेचे, जितने की मर्जी बेचे, मुझे जो है वो उसकी कीमत 9 रुपए मिलेगी। अब मेरी 10 की चीज 9 में गई है, मुझे 1 रुपए का नुकसान है, और उस कमीशन एजेंट को 1 रुपए का फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि उसने जो है वो मेरी सर्विस दी है, उसने मुझे जो है वो बायर ढूंढ के दिया, जो मैं चीज बेचना चाह रहा था वो उसने मुझे खरीदार ला के दिया। ठीक है। अब जो चीज 10 रुपए की थी, वो जब मैं खरीद रहा था तो मुझे 11 रुपए की मिल रही थी, जब बेच रहा था तो 9 रुपए की बिक रही थी। ठीक है। ये जो 9 और 11 रुपए हैं, ये बेसिकली बिड और आस्क प्राइस है। समझ रहे हैं आप कंसेप्ट को? समझे? ट्रेडिंग के अंदर भी ऐसा होता है। ट्रेडिंग के अंदर जब आप चार्ट ओपन करते हैं, आपको नीचे बाय और सेल का बटन नजर आता है। बाय के ऊपर प्राइस और होती है, सेल के ऊपर प्राइस और होती है। ठीक है। असल में प्राइस और चल रही होती है करेंसी की, लेकिन बाय और सेल की प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो, तो ट्रेड करते हुए आपकी हर ट्रेड के ऊपर ब्रोकर आपसे कमीशन काटता है। क्यों? क्योंकि ब्रोकर जो है वो एक ब्रिज का काम कर रहा है, सादे लफ्जों में एक कमीशन एजेंट का काम कर रहा है। वो अपना हिस्सा बीच में रख रहा है ताकि वो आपको सर्विस दे के आपको वो पूरी दुनिया में से कहीं से भी बायर ढूंढ के देगा। जिस प्राइस पे आप बाय कर रहे हो, उस प्राइस पे वो सेलर ढूंढ के देगा। जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हो, उस प्राइस पे वो बायर ढूंढ के देगा, पूरी दुनिया में से। ठीक है। इस सर्विस का वो आपको चार्ज करता है, जिसको वो अपने पास रखता है, ये उसकी कमाई होती है। ब्रोकर्स बेसिकली ऐसे ही कमाते हैं कि आप लोग, जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में उनका कमीशन कटता है। ठीक है। हर ट्रेड में कमीशन कटता है। थोड़ा सा कटता है, मतलब इतना थोड़ा होता है कि महसूस भी नहीं होता, लेकिन कटता है। वो जो कटता है वो उनकी कमाई होती है। इस टाइम कितने ट्रेडर्स हैं और ट्रेडिंग्स कर रहे हैं, और कितने ब्रोकर्स हैं जिनके प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग जाके अपना पैसा डाल के ट्रेड करते हैं। हर ट्रेड के ऊपर ब्रोकर कमाता है। क्यों? क्योंकि ब्रोकर जो है वो एक कमीशन एजेंट का रोल अदा करता है। वो हमें जो प्राइजेस देता है वो बिड और आस्क प्राइस होती है। ठीक है। जिस प्राइस पे हम बाय और सेल कर सकते हैं, वो भले एक्चुअल प्राइस हो या ना हो। ठीक है। बीच में उनके डिफरेंस लाजमी होता है, वो डिफरेंस में जो अर्निंग्स होती हैं वो ब्रोकर्स की अर्निंग्स होती हैं। ठीक है। तो बिड और आस्क का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर जो हमें प्राइजेस शो हो रही होती हैं, सादे लफ्जों में, वो वो प्राइजेस होती हैं जो ब्रोकर हमें प्रोवाइड कर रहा है, जिसके मुताबिक हमें चलना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्ट मार्केट में इंटर हो नहीं सकते, डायरेक्ट किसी बायर को, सेलर को ढूंढ नहीं सकते, इसलिए हमें ब्रोकर की हेल्प चाहिए होती है। ब्रोकर के बगैर हम कंटिन्यू कर नहीं सकते, इसलिए जो है वो हम उसकी दी हुई प्राइस के ऊपर बाय या सेल करते हैं। उसके मुताबिक हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। आपको लॉस हो प्रॉफिट हो फर्क नहीं पड़ता, उसने अपना कमीशन काटना ही काटना है। ठीक है। तो इस तरह जो है वो ब्रोकर्स कमाते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करें तो आपको जो प्राइजेस नजर आती है वो बिड और आस्क प्राइस होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है व्हाट इज पॉइंट और पिप। ठीक है। अच्छा, मैं ना आपको एक बात बताऊं, हर चीज का ना एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। हर चीज को समझने के लिए कुछ यूनिट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आप कपड़ा लेने जाते हो, तो आप कितना कपड़ा लोगे ये आप मापते हो मीटर को लेके। वो एक डंडा सा होता है, उसको लेके मापते हैं कि आप ये इतने मीटर कपड़ा है। वो मीटर बेसिकली एक स्टैंडर्ड है। उस मीटर से हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना कपड़ा आ गया। हम्म। आप दूध लेने जाते हो, आप कहते हो मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, वो आपको माप के देता है कि भाई इतना जो है ना वो इतना वजन हो गया और इतना लीटर आपका दूध बन गया। लीटर को लेके आप पहचानते हो कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी है। ठीक है। इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर जो स्टैंडर्ड होता है ना वो पिप का होता है। ट्रेडिंग में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, किसी को बताना हो, किसी का जानना हो, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो पिप का यूज होता है, कि आपको कितने पिप का प्रॉफिट हुआ या आपको कितने पिप का लॉस हुआ। ठीक है। आप डिफरेंट ग्रुप्स में ऐड होंगे, आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते होंगे कि लोग बता रहे होते हैं मैंने इतने पिप्स विन किए या इतने पिप्स लूज हुए, ये हुआ वो हुआ। वो बेसिकली अपना स्टैंडर्ड बता रहे होते हैं कि किस बेस पे हमने जो है वो कितना प्रॉफिट कर लिया और कितना लॉस कर लिया। उस चीज को अब हमने समझना है कि हम कैसे जानते हैं कि एक पिप का क्या मतलब होता है या एक पॉइंट का क्या मतलब होता है। हम्म। यहाँ पे ना आपने कलर्स पे नहीं जाना, जो आपको नजर आ रहे हैं ना सामने, कलर्स पे नहीं जाना। बेसिकली कलर्स जो है ना वो गलत लग गए हैं। ठीक है। पॉइंट्स की जगह पॉइंट्स जो है वो रेड कलर में लिखना था, जबकि
पिप जो है वो ग्रीन कलर में करना था, पॉइंट्स की जगह पे पिप और पिप की जगह पे पॉइंट्स करने थे। खैर मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे यूरो यूएसडी का पेयर है, ठीक है। एक तरफ यूरो करेंसी है, एक तरफ यूएसडी करेंसी है। इनकी जो प्राइस है वो चल रही है 1.1768, ठीक है। अभी ये जो लास्ट वाला 8 है, ठीक है, जो 8 लिखा हुआ है एंड में, ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। हमें जो बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है वो इन पॉइंट्स के बदलने के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है। अगर आपने इस करेंसी को बाय किया, यूरो यूएसडी को आपने बाय किया, उसकी प्राइस चल रही थी 1.1768। अब जो 8 का डिजिट है, जब ये कन्वर्ट होगा 9 में, ठीक है, तो इसका मतलब आपका 1 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। तो आप कहेंगे कि मुझे जो है वो 1 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब उसके ऊपर आपने कितना रिस्क लिया, उस 1 पॉइंट पे आपको कितने डॉलर्स का फायदा हुआ, वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि वो कैसे देखते होते हैं। अब ये जो 6 8 है, जब 8 से 9 होगा आपको प्रॉफिट होगा, 8 से 7 होगा आपको लॉस होगा, अगर आपकी बाय की ट्रेड है तो। अगर आप सेल की ट्रेड लगाते हो तो 8 से 7 होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, 8 से 9 होगा तो आपको लॉस होगा, ठीक है। यानी कि प्राइस ऊपर जाने पे नुकसान और नीचे जाने पे फायदा होगा जब आप सेल की ट्रेड लगाओगे, ठीक है। ये जो लास्ट वाला डिजिट है ये होता है पॉइंट। किसी भी करेंसी का लास्ट वाला डिजिट पॉइंट होता है, ठीक है। और सेकंड लास्ट जो डिजिट होता है ना वो होता है पिप। पिप जो होता है ना वो 10 पॉइंट्स को मिला के बनता है। 10 पॉइंट होंगे तो एक पिप बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल करंट प्राइस है 1.1768, ठीक है। अब 8 तो वहीं का वहीं रहा और 6 की जगह पे अगर 7 हो जाता है तो इसका मतलब आपको एक पिप का प्रॉफिट हुआ। अगर 6 की जगह 5 हो जाता है तो इसका मतलब आपको एक पिप का लॉस हुआ। यानी कि 10 पॉइंट्स मिला के एक पिप बनता है, ठीक है। आपको जो भी प्रॉफिट लॉस ज्यादातर जो है ना वो स्टैंडर्ड यूज होता है पिप का। आपको हर जगह पिप्स ही नजर आएंगे कि काफी लोगों ने नाम भी रखे होते हैं पिप हंटर और ऐसा वैसा कुछ ना, ट्रेडिंग से रिलेटेड ना। तो बेसिकली पिप जो है वो एक स्टैंडर्ड है जिसको देख के हम समझ जाते हैं कि सामने वाले ने कितना प्रॉफिट किया। वो कैसे समझते हैं वो मैं आगे बताता हूँ अभी आपको। यहाँ पे एक चीज मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लास्ट वाला डिजिट जो होता है वो होता है पॉइंट, और सेकंड लास्ट जो डिजिट होता है वो होता है पिप, ठीक है। लास्ट वाले डिजिट अगर 10 टाइम्स चेंज होंगे, यानी कि 10 बार वो चेंज होंगे, तो इसका मतलब एक बार जो है वो पिप बदलेगा। यानी कि एक पिप या तो ऊपर होगा या एक पिप नीचे होगा। 10 पॉइंट्स का एक पिप होता है, ठीक है। ये जो 8 है, ये आपको नजर आ रहा है, ये 8 से जब 9 होगा, 1 पॉइंट बढ़ा, फिर 9 से दोबारा 0 हो जाएगा और जो 6 होगा वो 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह दोबारा 8 तक पहुंचेगा तो हम कहेंगे एक पिप का प्रॉफिट हो गया या एक पिप मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। अक्सर लोग आप वीडियोस देखते होंगे कह रहे होते हैं कि मार्केट जो है ना वो इस पॉइंट पे थी, यहाँ से मार्केट ने 100 पिप्स का मूव दिया है, यहाँ से मार्केट ने जो है वो 50 पिप्स का मूव दिया है। 50 पिप्स का मतलब कि उसने जो है वो 500 पॉइंट्स का मूव दिया है, ठीक है। यानी कि जो लास्ट डिजिट था वो 500 टाइम चेंज हुआ है। तो वो वहां से जो है ना उन्होंने अंदाजा लगाया कि मार्केट इतने पिप मूव हुई है, ठीक है। सेकंड लास्ट डिजिट जो है वो पिप होता है, लास्ट डिजिट पॉइंट होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर पैसा लगाने के लिए हमारे पास लॉट साइजेस होती हैं, कि बेसिकली हमारे पास फंड तो पड़ा हुआ है अकाउंट के अंदर। इसमें ये नहीं होता कि हम अपने अमाउंट में से जो हम कहते हैं मैंने $10 लगा दिए, मैंने $20 लगा दिए, ये वाला हिसाब नहीं होता। इसमें होता है लॉट साइजेस का हिसाब, कि आप कोई लॉट साइज सिलेक्ट करते हो, उस लॉट साइज की बेस पे आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले है, नीचे से ऊपर चलते हैं, नैनो नैनो लोट, ठीक है। नैनो लोट बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम ब्रोकर्स हैं जो नैनो लोट्स पे काम करते हैं, अदरवाइज नैनो लोट्स कोई भी ब्रोकर ऑफर नहीं करता। ये होती है 0.001 की, ठीक है। अभी इधर क्या लिखा हुआ है, 1 सेंट पर पिप। अब जब आप 0.001 की ट्रेड लगाते हो तो इस ट्रेड को लगाने के ऊपर जब एक पिप मूव करता है, यानी कि 10 पॉइंट मूव करते हैं लास्ट वाले, और सेकंड लास्ट 1 टाइम मूव करते हैं, तो एक पिप के ऊपर आपको जो है वो 1 सेंट का या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। सेंट का पता है, सेंट जिस तरह रुपए के अंदर पैसा होता है ना, इस तरह डॉलर्स के अंदर सेंट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि $1 के अंदर 100 सेंट होते हैं। तो 1 सेंट का यानी कि एक पैसा कह लो, एक पैसे का जो है वो हमें या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ये सबसे मिनिमम रिस्क होता है, सबसे मिनिमम रिस्क, ठीक है। ये बहुत कम ब्रोकर्स जो है वो ऑफर करते हैं। माइक्रो लोट नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास। इसमें जो ये लोट होती है 0.01 की,
ठीक है। माइक्रो लॉट में हमें पर पिप के ऊपर जो है वो 10 सेंट का जो है वो या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। यानी कि आपने बाय की ट्रेड लगाई, मार्केट 10 पिप ऊपर गई, ठीक है, तो 10 पिप ऊपर जाने पे आपको $1 का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? मार्केट अगर 1 पिप ऊपर जाती है, मार्केट अपने डिजिट को बदलती है, सेकंड लास्ट डिजिट को बदलती है, तो उस पे हमें 10 सेंट का जो है वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास मिनी लॉट 0.1 की। ठीक है, एक एक जीरो कम होता जा रहा है अगर आप देखेंगे तो। मिनी लॉट के अंदर 0.1 जो है हमारे पास है, और इसके ऊपर जो है वो हमें $1 का प्रॉफिट या लॉस होता है पर पिप। हर सेकंड लास्ट डिजिट के बदलने के ऊपर हमें या तो $1 का प्रॉफिट होता है या $1 का लॉस होता है। ठीक है। इसी तरह स्टैंडर्ड लोड पे आ जाते हैं, ये सबसे खतरनाक लोड है यूं कह लो। ठीक है। तो इसमें जो है ना वो हमें एक जब स्टैंडर्ड लोड लगाते हैं इस पे हमें 1 पिप के ऊपर $10 का या तो प्रॉफिट होता है या $10 का लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास $100 का अकाउंट है, मैंने क्या किया, मैंने गलती की, मैंने 1.0 की ट्रेड लगा दी, या वन स्टैंडर्ड लोड की बात कर रहा हूँ, 1.0 कह लो या अकेला 1 कह लो, एक ही बात है। मैंने ट्रेड लगा दी, अब उसमें क्या हुआ कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगी वो मुझे नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, अब मार्केट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो मुझे 1 पिप के बदलने के ऊपर $10 का लॉस होगा। मेरा 100 पहले 90 बनेगा, फिर 80 बनेगा, फिर 70 बनेगा, फिर 60 बनेगा, फिर इस तरह करते करते मेरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। इसी तरह अगर मार्केट मेरे मुताबिक मूव करती है तो मुझे हर जो है ना वो पिप के ऊपर $10 का प्रॉफिट होगा। मेरा पहले $100 110 बनेगा, फिर 120, फिर 130, फिर 140, इस तरह $200 भी बन सकता है अगर मार्केट जो है वो सिर्फ 10 पिप्स मूव करती है तो स्टैंडर्ड लॉट, ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये स्टैंडर्ड लॉट या जो लॉट साइज होता है, ये बेसिकली हमारे रिस्क को डिफाइन करता है कि हम अपनी अमाउंट के ऊपर रिस्क कितना ले रहे हैं। ठीक है। मेरे पास जितनी भी अमाउंट पड़ी हुई है, चाहे $10,000 मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, रिस्क हम अपनी मर्जी का लेते हैं ट्रेड के अंदर कि मैं कौन सा लॉट साइज लगाऊं, और उस लॉट साइज की बेस पे मुझे कितने सेंट्स का प्रॉफिट होगा, कितने डॉलर्स का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये सारी चीजें। सॉरी, कॉल आ गई थी ना बीच में। अच्छा, लोड साइज का कंसेप्ट समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्प्रेड, कमीशन, लेवरेज, मार्जिन वगैरह। ठीक है। मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी, मुझे एक बार जो है ना वो ये बता दें कि मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर है। चैट में एक दफ़ा बता दें मेरी आवाज़ क्लियर है। अच्छा, स्क्रीन भी आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, स्प्रेड, कमीशन, लेवरेज, मार्जिन वगैरह, इसके ऊपर आते हैं। बेसिकली मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई कि बिड और आस्क प्राइस जब मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने आपको बताया कि ब्रोकर जो है वो अपना कमीशन रखता है। वो जो कमीशन रखता है वो उसका स्प्रेड होता है। ठीक है। यानी कि इसको सादे लफ्जों में कह लो कि वो उसकी कमाई होती है, और उसकी कमाई को स्प्रेड का नाम दिया जाता है कि ब्रोकर ने अपना स्प्रेड काट लिया। ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ भी सकता है। फिर आगे आते हैं लेवरेज के ऊपर। लेवरेज बेसिकली कहते हैं सहारा देने को, सपोर्ट करने को, ऊपर उठाने को, कुछ भी कह लो। ठीक है। बेसिकली होता इस तरह है कि हमारे पास इतने ज्यादा फंड्स नहीं है कि हम रियल मार्केट के अंदर उन चीजों के अंदर पैसा लगाएं जो चीजें बहुत महंगी हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड की प्राइस $2,000 चल रही है पर ऑन्स, तो मेरे पास $2,000 तो नहीं है सिर्फ एक ट्रेड लगाने के लिए कि मैं असल में जो है वो सोना लेकर रख लूँ और अपने पास घर में स्टेक कर लूँ। फिर उसके बाद कल को वो उसका रेट बढ़ेगा तो मुझे फायदा होगा, नीचे गिरता है तो मेरा नुकसान है। तो इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स लोगों के पास नहीं होती। ठीक है। तो अगर मुझे गोल्ड के अंदर ट्रेड करनी है, फॉर एग्जांपल मैं ऑनलाइन ट्रेड करता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, गोल्ड का चार्ट मेरे सामने है, और मुझे जो है ना वो उसको बाय करना है गोल्ड को, तो मेरे पास $2,000 का फंड होगा तो मैं सिर्फ एक ट्रेड ले पाऊंगा। अदरवाइज मैं वो ट्रेड ले ही नहीं सकता क्योंकि मेरा सारा 2,000 का 2,000 यूज हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए ब्रोकर्स जो है ना वो लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। लेवरेज बेसिकली ये होती है कि जहाँ पे आप 1 गुना पैसे लगा रहे होते हैं वहां पे 100 गुना या 200 गुना ब्रोकर आपके साथ पैसा लगाता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे $2,000 का जो है वो सादा लफ्जों में गोल्ड की प्राइस चल रही है $2,000 की, और आपके पास अकाउंट के अंदर $20 पड़ा हुआ है, तो $20 से भी आप गोल्ड के अंदर ट्रेड लगा सकोगे। क्यों? क्योंकि उससे 100 गुना ज्यादा की लेवरेज जो है वो ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर रहा है। जब आप $20 के ऊपर ट्रेड लगाओगे तो समझो आपको $2,000 के ऊपर ट्रेड लगी है, बाकी का पैसा ब्रोकर की तरफ से है। अगर आप प्रॉफिट करोगे तो जाहिर सी बात है
ब्रोकर भी प्रॉफिट करेगा। अगर आप लॉस करोगे तो वो सिर्फ आपकी अमाउंट के ऊपर लॉस होगा, ब्रोकर उसमें जो है ना वो अपने पैसे पहले ही साइड पे कर लेगा। ये करते हैं ब्रोकर्स ना। तो बेसिकली लेवरेज देने का मकसद ये होता है कि आपके पास $10 का फंड है, आपके पास $20 का फंड है, आपके पास $50 का फंड है। इतनी छोटी छोटी अमाउंट से भी आप बड़े बड़े पेयर्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ब्रोकर जो है वो आपको लेवरेज प्रोवाइड कर रहा है। जो अमाउंट आप लगा रहे हो उस अमाउंट का 100 गुना ज्यादा या 200 गुना ज्यादा जो है ना वो ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ रेयर ब्रोकर्स हैं जो 500 गुना लेवरेज देते हैं। नहीं तो जो डिफॉल्ट लेवरेज चल रही है वो 1:200 की चल रही है, कि जहां आपका $1 होगा, $200 ब्रोकर का होगा। ठीक है। तो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसकी 1:200 है। बाकी जो है वो हर किसी की अपनी अपनी होती है, अपने हिसाब से जो है वो लेके चल रहे हैं। लेवरेज का कंसेप्ट समझ आ गया कि आपके पास अगर अमाउंट छोटी और आपकी ट्रेडें लग रही हैं ऐसी ऐसी करेंसीज के ऊपर जिनकी प्राइजेज आपकी रेंज से भी बाहर है, तो इसका मतलब कि आपको लेवरेज मिली हुई है, कि आपने जो है वो छोटी अमाउंट के ऊपर ट्रेड्स की, लेकिन आपकी जगह ब्रोकर ने भी अपना फंड अटैच किया जिससे आप बड़ी बड़ी करेंसीज के अंदर भी जो है वो ट्रेड्स कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मार्जिन। मार्जिन बेसिकली हमें जो है ना वो एक इंडिकेशन देता है, या यूँ समझो कि हमारी जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी करता है, हिसाब किताब रखता है हमारा, कि आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल $100 का फंड है। हम्म। आपको लेवरेज भी मिली हुई है। अब आपने एक ट्रेड लगाई $20 की गोल्ड के अंदर। अब मार्जिन जो है ना वो आपको ये बताएगा कि आपकी अमाउंट का 20% ट्रेडिंग में इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है। और बाकी का 80% आपका रहता है, 80% अमाउंट आपकी बाकी है जिससे आप मजीद ट्रेडें ले सकते हो। ठीक है। अगर आपका मार्जिन 100% है तो इसका मतलब आप मजीद कोई ट्रेड ले नहीं सकते, आपके अकाउंट में फंड बचा नहीं है, या तो आपको लॉस हो गया है या आपकी ट्रेडें ऑलरेडी चल रही हैं। ठीक है। तो बेसिकली आप जब ट्रेड कर रहे होते हो आपके चार्ट के ऊपर मार्जिन लेवल शो हो रहा होता है कि आपका जो है ना वो इस टाइम मार्जिन ये चल रहा है, और इस टाइम जो है वो आपका इतना मार्जिन यूज हो चुका है और इतना जो है वो आपका रिमेनिंग मार्जिन है। उसके मुताबिक जो है वो आपको आइडिया हो जाता है कि मैं मजीद कितनी ट्रेड्स ले सकता हूँ, मेरे पास मजीद कितना फंड बचा हुआ है, या मजीद मैं जो है वो किन किन करेंसी पेयर्स के अंदर जो है वो अपने फंड को जो है वो अटैच कर सकता हूँ या ट्रेड कर सकता हूँ, या कौन से लोड साइज के ऊपर जो है वो मैं एंट्री ले सकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मार्जिन का कंसेप्ट समझ आ गया। मार्जिन बेसिकली हमारी अकाउंटेबिलिटी करता है कि हमने जो है वो असल में कितनी ट्रेड्स लगा ली और कितनी ट्रेड्स मजीद लगा सकते हैं, उसका हिसाब किताब होता है। सिंपल। इसको छोड़ दें। टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। कल को अगर आपने ट्रेड करनी है ना, तो ऑर्डर्स का तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से ट्रेड होती है। नंबर 1, मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर। मार्केट चल रही है, चल रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, प्राइस जो है ना उसकी चेंज हो रही है, पिप्स बदल रहे हैं, पॉइंट्स बदल रहे हैं, सब आपको नजर आ रहा है। ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे आपको लगा कि यहाँ पे मुझे बाय कर लेना चाहिए। ठीक है। आपने वहां पे बाय की ट्रेड लगा दी। ठीक है। या फिर दूसरी तरफ आपको मार्केट को देख रहे हो, आपको एक पॉइंट ऐसा नजर आया जहां पे आपको लगा कि मैं सेल की ट्रेड लगा दूं। आपने सेल की ट्रेड लगा दी। रैंडमली किसी भी प्राइस के ऊपर आपने कोई भी ट्रेड लगा दी, बाय की या चाहे सेल की, अपनी मर्जी से, उस चीज को कहते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर। ठीक है। ये वो ऑर्डर है जो आपने ऑन द स्पॉट अपने डिसीजन पे लगा दिया। ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे पास आए थे पेंडिंग ऑर्डर्स। ये हमारे पास 6 ऑर्डर्स होते हैं पेंडिंग, जो हम पेंडिंग पे लगा देते हैं, कि मार्केट एक स्पेसिफिक प्राइस पे आएगी तो वहां पे जो है ना मार्केट क्या एक्शन लेगी वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी पहले 4 छोड़ दें, लास्ट वाले 2 के ऊपर है। स्टॉप लॉस। सबसे पहले स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बेसिकली इसका नाम से जाहिर है कि नुकसान को रोकने वाला, कि हम जो है वो एक पेंडिंग ऑर्डर सेट करते हैं। एक ऐसी जगह पे एक ऐसी प्राइस के ऊपर हम एक अमाउंट को सेट कर, अपनी ट्रेड को सेट कर देते हैं कि जब जो है वो ग्राफ इस प्राइस पे पहुंचेगा तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। ठीक है। हम ये सेट कर देते हैं, इस चीज को स्टॉप लॉस कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने 10 रुपए की, मेरे पास 10 रुपए थे अकाउंट में, मैंने जो है वो ट्रेड लगा दी और मैंने कहा कि ये मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। किसी भी चीज की प्राइस 10 रुपए थी, मैंने कहा इस चीज की प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। लेकिन मार्केट जो है ना वो ऊपर जा भी रही थी, 11 पे चली गई, 12 पे चली गई, फिर नीचे आने लग गई, फिर दोबारा जो है 10 के ऊपर आ गई, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसा करते करते मार उसकी प्राइस अगर गिरी तो आपको अच्छा खासा नुकसान हो गया। बड़े नुकसान से बचने के लिए आप क्या करते हो, आप अपनी लिमिट सेट कर देते हो।
फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपए की चीज को बाय किया और आपने 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया कि जैसे ही इसकी कीमत 8 रुपए पे आए मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। यहाँ पे मुझे बड़ा नुकसान होना हो, वहां पे मैं बड़े नुकसान से बच जाऊं और छोटे नुकसान से ही साइड पे हो जाऊं। ठीक है, इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। दूसरे नंबर पे हमारे पास पेंडिंग के ऑर्डर एक और है, टेक प्रॉफिट, जिसे हम टीपी कहते हैं। अक्सर ग्रुप्स के अंदर आपने देखा होगा TP1 हिट, TP2 हिट, शूटिंग एंट्री, पता नहीं क्या क्या लगे होते हैं। अच्छा, आप ये देखो कि ये जो टेक प्रॉफिट होता है, टेक प्रॉफिट बेसिकली हम डिसाइड करते हैं कि हमें असल में प्रॉफिट चाहिए कितना, मैं नुकसान कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ और मुझे टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए। इनको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कहते हैं। मैंने 10 रुपए की एक चीज खरीदी, ठीक है, उसकी प्राइस ऊपर जाने पे मुझे फायदा होना था, नीचे आने पे नुकसान होना था। मैंने 8 रुपए का स्टॉप लॉस सेट कर दिया कि जैसे ही प्राइस 8 रुपए पे ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। फिर उसकी प्राइस जो है मैंने, टेक प्रॉफिट जो है मैंने 16 रुपए पे सेट कर दिया कि जैसे ही इसका प्रॉफिट ऊपर जाते जाते 16 रुपए पे पहुंचे तो 16 रुपए पे ऑटोमेटिकली मेरी क्लोज हो जाए ट्रेड और मेरा प्रॉफिट के अंदर ही रहूं। इसके लिए क्या है कि फायदेमंद चीज है, इसलिए क्यों, इसलिए है कि मैं कल को कोई काम कर रहा हूँ, कहीं पे बिजी हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी ट्रेड को लगा के उस पर स्टॉप लॉस भी सेट कर देता हूँ, उस पर टेक प्रॉफिट भी सेट कर देता हूँ। मैं एक्टिव हूँ नहीं हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ, मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अगर नुकसान में होगी तो थोड़े नुकसान में क्लोज होगी, प्रॉफिट में होगी तो ज्यादा प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मेरा रिस्क ऑटोमेटिकली मैनेज होगा, जितना नुकसान में बर्दाश्त कर सकता हूँ उतना नुकसान भी हो सकता है, और जितना प्रॉफिट मैं चाहता हूँ उतना प्रॉफिट भी मिल सकता है। ये ट्रेडिंग के अंदर होता है, ये पेंडिंग ऑर्डर्स है। तो आपको ग्रुप के अंदर कोई भी सिग्नल आता है या दूसरे ग्रुपों के अंदर आप सिग्नल्स देखते हो, वहां पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वो आपको कहते हैं कि इस करेंसी को इस पॉइंट के ऊपर बाय कर लो या सेल कर दो। ठीक है, नीचे उन्होंने स्टॉप लॉस भी दिया होता है कि आप स्टॉप लॉस ये सेट कर दो और टेक प्रॉफिट ये सेट कर दो। लॉस होगा तो इतना होगा, प्रॉफिट होगा तो इतना होगा। ठीक है, ये बेसिकली पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जो हम अपनी मर्जी से सेट करते हैं। एक मिनट सिर्फ। जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? एक दफ़ा बता दें चैट में, मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। ओके। अच्छा, पेंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर बात कर रहे थे, SL और TP की आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है बाय स्टॉप, बाय लिमिट, सेल स्टॉप, सेल लिमिट। ठीक है, अच्छा इसको ना मैं एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। बाय स्टॉप क्या है? इट्स अ बाय पेंडिंग ऑर्डर अबव द करंट प्राइस। ठीक है, बाय लिमिट है, इट्स अ बाय पेंडिंग ऑर्डर बिलो द करंट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट की प्राइस चल रही है 10 रुपए। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि इसकी प्राइस जो है वो 15 रुपए पे जाएगी, मुझे अंदाजा है, मेरी प्रिडिक्शन है, मुझे लगता है कि इसकी प्राइस आगे 15 रुपए पे जाएगी। ठीक है, 10 रुपए से इसकी प्राइस 15 रुपए पे जाएगी, मेरा अंदाजा है। अब मैंने क्या किया, करंट प्राइस चल रही थी 10 रुपए, मैंने 15 रुपए के ऊपर बाय की ट्रेड लगा दी। ठीक है, करंट प्राइस 10 रुपए चल रही थी, मैंने 15 रुपए के ऊपर बाय की ट्रेड लगा दी कि जब इसकी प्राइस 15 पे पहुंचे तो ऑटोमेटिकली मेरी बाय की ट्रेड लग जाए। ठीक है, इस चीज को कहते हैं बाय स्टॉप, कि करंट प्राइस से ऊपर अगर आप बाय की ट्रेड लगाते हो तो इस चीज को हम कहते हैं बाय स्टॉप। इसी तरह अगर एक थी 10 रुपए प्राइस चल रही थी, मुझे पता था इसकी प्राइस 5 रुपए पे आएगी और 5 रुपए पे आके वापस ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो मैंने 5 रुपए के ऊपर जो है वो बाई की ट्रेड लगा दी पेंडिंग। जब उसकी प्राइस 10 से नीचे आती आती 5 पे आएगी तो 5 पे ऑटोमेटिकली मेरी बाई की ट्रेड लग जाएगी, इस चीज को हम कहेंगे बाय लिमिट। ठीक है, समझ आ गई बात की?
करंट प्राइस से ऊपर जो हम बाय की ट्रेड लगाएंगे उसे बाय स्टॉप कहेंगे, करंट प्राइस से नीचे जो हम बाय की ट्रेड लगाएंगे उसे हम बाय लिमिट कहेंगे। इसी तरह सेल स्टॉप सेल लिमिट है, ठीक है। करंट प्राइस से ऊपर अगर हम सेल की ट्रेड लगाएंगे तो हमें जो है वो सेल स्टॉप कहेंगे, और अगर करंट प्राइस से नीचे हम सेल की ट्रेड लगाएंगे तो इसे हम सेल लिमिट कहेंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, फिर कुछ मुझे हो जाता है। अच्छा, ट्रेडिंग के अंदर जो है ना हमारे पास कुछ चार्ट्स होते हैं, हम्म, जिनको देख के जो है ना हम ट्रेड करते हैं। ये चार्ट जो है मैं डिटेल से नेक्स्ट क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सिंपल आपको जो है ना वो कंसेप्ट दे रहा हूँ कि बेसिकली चार्ट्स जो है ना वो तीन तरह के होते हैं, जिनको लोग देख के एनालाइज करते हैं। पुराने वक्तों के चार्ट्स हैं, अब लेटेस्ट तो काफी मॉडिफाइड चार्ट्स हैं, लेकिन जो है वो सबसे पहले हमारे पास लाइन चार्ट है, जहाँ पे ग्राफ जो है हमें पहले सिर्फ लाइन के अंदर शो होता था। ये अभी भी हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हम जो है वो अपनी मर्जी से ग्राफ को जो है वो चेंज कर सकते हैं, कैंडल स्टिक से देख सकते हैं, या वो बार वाला देख सकते हैं, या इस तरह लाइन वाला देख सकते हैं। अभी भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं, वो हमारी मर्जी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग कैंडल्स वाला ही देखते हैं। तो हमारे पास एक लाइन चार्ट होता है जिसमें सिर्फ ग्राफ जो है वो लाइंस की सूरत में नजर आ रहा होता है। फिर एक हमारे पास बार चार्ट होता है, वो जो है ना वो हमारे पास इस तरह नजर आता है, जिसमें हमारे पास कैंडल्स नजर नहीं आती, सिर्फ हमारे पास ये नजर आता है कि मार्केट कितना ऊपर गई कितना नीचे आई एक कैंडल के अंदर। ठीक है, फिर उसके अलावा हमारे पास कैंडल स्टिक चार्ट है, जहाँ पे हमारे पास पूरी पूरी कैंडल्स नजर आ रही होती हैं। ग्रीन कैंडल का मतलब कि ये बाय की कैंडल है, और रेड कैंडल का मतलब कि ये सेल की कैंडल है। ठीक है, ये जो है ना वो हमें नजर आ रही होती है। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो कैंडल स्टिक चार्ट है। इस तरह तीन तरह के चार्ट होते हैं। फिर उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ कैंडल, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी बता देता हूँ, इसके बाद वेबिनार एंड करते हैं, क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर लेंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न में ना जो आपको रेड कलर की कैंडल नजर आ रही है, यहाँ पे जो रेड कलर की इसका जो शेप है उसको हम कहते हैं बॉडी। ग्रीन कलर में जो ग्रीन कलर का एरिया है उसको हम कहते हैं बॉडी। ठीक है, कैंडल की ये बॉडी होती है जिसके अंदर हमें कलर नजर आ रहा होता है। इसके अलावा ऊपर जो बारीक सी डंडियां बनी हुई हैं इनको हम विक्स कहते हैं, या शेडोज कहते हैं, या बार भी कहते हैं। ठीक है, बार भी कह सकते हैं, ठीक है, शेडो भी कह सकते हैं, विक भी कह सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग इसको विक कहते हैं, कुछ लोग इसको बार भी कहते हैं। शेडो का वर्ड बहुत कम यूज होता है। ठीक है, अब ये जो बॉडी है ये हमें ये शो करती है कि मार्केट जो है वो इतना ऊपर गई है या इतना नीचे आई है। ठीक है, जो रेड कैंडल होती है, रेड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ऊपर से होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आके वो क्लोज हो जाती है। रेड कैंडल आपको नजर आ रही होगी, इसका ओपन और क्लोज नजर आ रहा होगा कि मार्केट जो है वो इस पॉइंट से ओपन हुई और यहाँ पे आके क्लोज हो गई। बॉडी से हमें जाहिर होता है कि मार्केट कहाँ से ओपन हुई थी और कहाँ पे क्लोज हुई। अगर कैंडल रेड है तो वो ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। अगर कैंडल ग्रीन है तो वो नीचे से ऊपर ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है। ठीक है, नीचे से ओपन होके ऊपर जाके क्लोज होने का मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर गई है। अगर ऊपर से ओपन होके नीचे क्लोज होती है इसका मतलब ये होता है मार्केट नीचे आई है। जो मार्केट नीचे आ रही होती है उसका कलर रेड होता है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है उसका कलर ग्रीन होता है। ये कलर हम अपनी मर्जी के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, जो भी हम चाहें कस्टम, लेकिन ज्यादातर ये ग्रीन और रेड यूज होते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास ऊपर हाई और लो आपको नजर आ रहा होगा। हाई और लो बेसिकली हमें ये बताता है कि मार्केट इतना ऊपर गई थी लेकिन वापस नीचे आ गई। ठीक है, हाई का मतलब है मार्केट इतना ऊपर हाई गई थी फिर उसके बाद वापस नीचे आ गई, और लो का मतलब है मार्केट इतना नीचे तक गई थी फिर वापस ऊपर आ गई। ठीक है, ये दोनों के अंदर सेम होता है, बस फर्क ये होता है कि ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होकर ऊपर क्लोज होती है, और रेड कैंडल ऊपर से ओपन होकर नीचे क्लोज होती है। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास जो कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ जाए, यानी कि मार्केट जब ऊपर जाती है, जिस कैंडल के नाम हमें पता लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ गई है, उसको हम कहते हैं बुलिश कैंडल, जो ग्रीन कलर की होती है। और जो मार्केट ऊपर से नीचे आने को शो करती है कि मार्केट इस कैंडल के अंदर हमें शो हो रहा है कि मार्केट ऊपर से नीचे आई है, उसको हम बियरिश कैंडल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ट्रेडिंग के अंदर ना टाइम फ्रेम्स होते हैं, एक कैंडल कितने टाइम में बन रही है। ठीक है, वो जो है ना वो हम देख सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। हमारे पास मिनट्स का टाइम फ्रेम होता है, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 30 मिनट का। ठीक है, हमारे पास मंथ का टाइम फ्रेम होता है, वीक का होता है, डेली का होता है, घंटों का होता है। 30 मिनट का, 4 घंटे का, एक दिन का, ठीक है, 4 दिन का, ठीक है, एक वीक का। इस तरह जो है ना वो सारा हमारे पास टाइम फ्रेम्स होते हैं। इन टाइम फ्रेम्स का मतलब पता है क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ 15 मिनट का, वहां पे 15 मिनट का मतलब ये होता है कि वहां पे जो एक कैंडल बन रही है वो 15 मिनट में बन रही है। एक कैंडल बनते बनते उसको 15 मिनट लगते हैं, जैसे 15 मिनट पूरे होते हैं
अगली कैंडल शुरू हो जाती है। फिर अगले 15 मिनट बाद अगली कैंडल शुरू हो जाती है। तो उसको, वो जो कैंडल 15-15 मिनट के बाद बन रही है, उसको लेके ग्राफ जो है वो डिफरेंट बन रहा होता है। अगर मैं 1 मिनट वाली पे आया तो वहां पे कैंडल 1 मिनट में बन रही है। 1 मिनट के बाद अगली कैंडल बनना शुरू हो जाती है, फिर अगले मिनट पे अगली कैंडल बनना शुरू हो जाती है। 1 मिनट वाला ग्राफ डिफरेंट होगा, 15 मिनट वाला ग्राफ डिफरेंट होगा, 30 मिनट वाला डिफरेंट होगा, 4 घंटे वाला डिफरेंट होगा। तो इस तरह ट्रेडिंग के अंदर टाइम फ्रेम्स होते हैं। वो ट्रेडर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हैं। ठीक है। जौन सा भी टाइम फ्रेम होगा उसके मुताबिक आपकी ट्रेड का जो है वो टाइम होगा। मिसाल के तौर पर मैं 1 मिनट वाला ग्राफ देख के ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरी ट्रेड मैक्सिमम 5 मिनट चलेगी, 6 मिनट चलेगी, 10 मिनट चलेगी। ठीक है। उसके बाद जाहिर सी बात है मुझे क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट अपनी डायरेक्शन बदल सकती है। हम्म। क्लोज हम अपनी मर्जी से करते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं होती। लेकिन जो छोटे फ्रेम के ऊपर, टाइम फ्रेम के ऊपर हम ट्रेड कर रहे होते हैं, तो ट्रेड भी छोटे थोड़े टाइम के लिए वैलिड होती है, अदरवाइज नुकसान देती है। इसी तरह जो लोग बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हैं, उनकी ट्रेड 1 दिन भी चल रही होती है, 2 दिन भी चलती है, 3 दिन भी चलती है। ठीक है। तो वो उस हिसाब से लेके चलती हैं। लोगों के फंड के ऊपर, लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये आगे चल के जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम सूटेबल है और किसके ऊपर आप जो है मैक्सिमम प्रॉफिट्स कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो है ना वो ओवरऑल वेबिनार था। यहाँ पे कोई चीज समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लें। अच्छा, एक भाई ने पूछा हुआ है कि दो कैंडल्स के दरमियान छोटी सी हैमर बनती है तो वो इवनिंग स्टार बनती है। ब्रदर, वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं। अभी अभी सिर्फ जो है ना वो थ्योरी डिस्कस हुई है। अभी ये उस कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर आए नहीं है। इसके ऊपर पूरा मैं अलग से वेबिनार करूंगा, वहां पे डिटेल से बता दूंगा। सर, जो न्यू ट्रेडर्स हो वो कौन से टाइम फ्रेम यूज करें? लेकिन न्यू ट्रेडर्स पे डिपेंड करता है कि वो ट्रेडर्स अमीर है या गरीब है। अगर अमीर है तो बड़े टाइम फ्रेम यूज करें, अगर गरीब है तो छोटे टाइम फ्रेम यूज करें। फंड के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो बड़े टाइम फ्रेम यूज करने के लिए आपका फंड भी बड़ा होना चाहिए। सर, $100 के अकाउंट पे क्या लॉट साइज यूज करना चाहिए एज अ बिगनर? देखें, आप शुरुआत के अंदर 0.01 का लॉट साइज ही यूज करें। हाँ, अगर आप 3-4 ट्रेडें लेते हैं तो जाहिर सी बात है, आप 0.01 की 4 ट्रेडें लेते हैं तो आपका लॉट साइज यूज हो रहा होगा 0.04 का। तो ये रिस्क इतना काफी है, इससे ज्यादा रिस्क ना लें। मैक्सिमम 0.05 तक जाए, इससे ज्यादा ना जाए। और ये रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? मिल जाएगी ब्रदर। सर, पेंडिंग ऑर्डर वाला रिपीट कर दें? अच्छा ब्रदर, रिकॉर्डिंग जो है ना वो दे दूंगा, उधर सुन लेना यार। सांस चढ़ गया भाई। पिप के बारे में बता दें। पिप का सिंपल ये है कि किसी भी करेंसी का जो सेकंड लास्ट डिजिट होता है वो पिप होता है। यानी कि 10 पॉइंट्स के बदलने पे एक पिप बनता है। ठीक है। तो वही पिप होता है। और उसी पिप के ऊपर जो है हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। मार्केट कितना ऊपर गई है, कितना नीचे आई है। या किसी को अगर जज करना हो कि वो कितना अच्छा ट्रेडर है, तो उसके जो है ना वो पिप्स देखने होते हैं कि उसने कितने पिप्स का प्रॉफिट किया है। हम्म। अच्छा, सिंपल है। बाय लिमिट, सेल लिमिट बता देता हूँ। बाय लिमिट जो है वो करंट प्राइस के ऊपर जो आप ट्रेड लगाते हो बाय की, तो उसको बाय लिमिट कहते हैं, सॉरी बाय स्टॉप कहते हैं। और करंट प्राइस से नीचे अगर आप बाय की ट्रेड लगाते हो तो उसे बाय लिमिट कहते हैं। इसी तरह करंट प्राइस के ऊपर आप सेल की ट्रेड लगाओगे तो उसे सेल स्टॉप कहेंगे। करंट प्राइस से नीचे आप सेल की ट्रेड लगाओगे तो उसे सेल लिमिट कहेंगे। बस। ये पेंडिंग ट्रेड्स होती हैं। ये आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्राइस पे आके आपकी जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रेड लग जाए। वो जो प्राइस आप डिसाइड करोगे, अगर वो करंट प्राइस से ऊपर होगी, ठीक है, तो या करंट प्राइस के नीचे होगी, उसके मुताबिक हम कहेंगे कि वो बाय स्टॉप है, सेल स्टॉप है, बाय लिमिट है या सेल लिमिट है। हम्म। सर, रेड कैंडल को बाय कहते हैं या सेल कहते हैं? रेड कैंडल को ब्रदर बियरिश कैंडल कहते हैं। ठीक है। इसका ये जाहिर हो रहा होता है कि ये मार्केट को नीचे की तरफ लेके जा रही है। लेकिन इससे ये, इसका ये मतलब नहीं होता कि यहाँ पे हमने या बाय करना है या सेल करना है।
ब्रो प्रैक्टिस के लिए कौन सा ब्रोकर है? प्रैक्टिस के लिए कोई भी ब्रोकर चलेगा भाई, प्रैक्टिस ही करनी है। उस्मान शाह भाई कह रहे हैं कि सारा कुछ समझ आ गया मगर एक बात पूछनी है। उस्मान भाई डायरेक्ट पूछ लेना, फिर इतना लंबा मैसेज लिखा है आपने। कैंडल फॉर्मेशन के थ्रू ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट बेरिश है या बुलिश? बिल्कुल, 100%। सर लोड साइज मेन यूनिट क्या है? लोड साइज में यूनिट क्या है? पिप्स ब्रदर। अच्छा। सर बाय के लिए ग्रीन स्टिक और सेल के लिए रेड कैंडल स्टिक होती है। ये बाय और सेल के लिए नहीं होती है, सिर्फ ये जाहिर करती है कि मार्केट नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है। ठीक है। बाय सेल हम एनालिसिस के बाद करते हैं कि मुझे लगता है कि मार्केट ओवरऑल ऊपर जाएगी तो मैं बाय करूंगा, मुझे लगता है बाय मार्केट ओवरऑल नीचे आएगी तो मैं सेल करूंगा। कैंडल सिर्फ ये शो करवाती है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। ओवरऑल मार्केट नीचे आ रही है ऊपर जा रही है, और मैं कल के वेबिनार में बताऊंगा कैसे जो है वो आपको पता लगेगा। जी ब्रदर, अगर आप सेल की ट्रेड लगाते हैं और कैंडल ग्रीन बनती है तो आप लॉस में होते हो। सर आप नाइट में ट्रेडिंग करते हो और आप कौन सा टाइम फ्रेम पे वर्क करते हो? मैं 15 मिनट और 4 घंटे वाले पे करता हूँ। नाइट नाइट जरूरी नहीं है, जहाँ पे अच्छी ट्रेड मिलती है ले लेते हैं भाई, भले सुबह के टाइम हो भले रात के टाइम। न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड लेनी चाहिए क्या यार? अच्छा इस तरह है ब्रदर के क्वेश्चन जो है वो इतने खास तो नहीं नजर आ रहे। किसी का मजीद कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं वेबिनार एंड करता हूँ। और रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आज रात भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। आप एक बार फिर से रिपीट में सुन लीजिएगा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है। हम जो जिस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे उसमें लाइन चार्ट यूज होता है, बार या कैंडल। ब्रदर तीनों होते हैं, हमारी मर्जी है, हम अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो हमारे पास ये अथॉरिटी होती है कि हम कौन सा चार्ट देखना चाह रहे हैं। ज्यादातर कैंडल स्टिक की यूज होता है। क्लास कितने मंथ होगी ब्रदर? ये 10 दिन क्लासेस होंगी बस। चले ठीक है, पर्सनल में डिस्कशन करते हैं डेमो अकाउंट को लेके ना। बाकी किसी का मजीद कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो वेबिनार एंड कर देता हूँ। ओके। मजीद जो है वो इस तरह है कि आप मुझसे पर्सनल में ही पूछ लीजिएगा जो भी पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। सारे यही कह रहे हैं कि एक बार रिपीट कर दें, तो ब्रदर रिपीट करूंगा फिर वेबिनार लंबा हो जाएगा और नींद आने लग जाएगी बाकियों को ना, कि उन्होंने पहले जिनको समझ आ गई है वो रिपीट में जो है वो रिकॉर्डिंग में ही सुन लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं जो है वेबिनार एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।